हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब कुछ बढ़िया। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जो कि नेल्सन मंडेला जी के ऊपर है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक्चुअली ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि कोई भी राइटर अपने बारे में लिख रहा हो या अपने आसपास क्या वर्णन कर रहा हो। तो हमको पता ही है कि नेल्सन मंडेला जी जो हैं वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, और आसपास में जो टॉर्चर हुआ करता था ब्लैक्स के ऊपर, उन चीज़ों को उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। हम उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। वहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती थी वो है एपेरिथेट। इसका मतलब ये होता है कि एक प्रकार का रेसिज्म होता है। रेसिज्म का मतलब क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर पीपल आर बीइंग जज्ड। इफ समवन इज वाइट ही इज रेस्पेक्टेड एंड इफ समवन इज ब्लैक ही इज नेग्लेक्टेड। एंड देयर द ब्रिटिश पीपल डोमिनेटेड द होल एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब जो ब्रिटिश पीपल थे वे जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में आके डोमिनेशन किए थे, वैसे साउथ अफ्रीका में भी जाके हमसे भी ज़्यादा अत्याचार उन्होंने किया था। तो उसी के बारे में हम पढ़ने जाएंगे इन डिटेल इस चैप्टर में। एक्चुअली दिस इज़ अ बायोग्राफी। ओके, आपके 10th क्लास के सिलेबस में ये चैप्टर के हिसाब से दिया हुआ है। तो हमने जान लिया एपेरिथेट का मतलब क्या होता है। नेल्सन मंडेला जी जो है वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था तब वो यंग थे, ठीक है। सीजन में भी रहे हैं कम से कम 28 साल तक। 1962 से 1990 तक वो प्रिजन में रहे हैं, मतलब जेल में बंद थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था। और जैसे कि मैंने बताया, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो आपके बुक में जो ये लेखन है, ये कहाँ से लिया गया है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी से। टाइटल क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। डेमोक्रेटिक वे से उन्होंने रूल किया था। पहले कौन वहाँ पे रूल करता था साउथ अफ्रीका में? ब्रिटिश पीपल। उन्होंने शुरू किया था अपना टेन्योर 1994 से। ये हुआ था 300 साल बाद साउथ अफ्रीका में कि कोई ब्लैक प्रेसिडेंट आके डेमोक्रेटिक वे से रूल किसी ने किया हो। और जब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का जो वोट हुआ था तो उस समय वो जीते थे। 252 उनको वोट मिला था 400 में से, मतलब 252 सीट्स जो थे वो जीते थे आउट ऑफ 400। तो ये जो स्टोरी है, ये जो सिनेरियो है, ये होता है जब वो शपथ ले रहे हो। मतलब ओथ टेकिंग सेरेमनी कहते हैं ना, कोई शपथ लेता हो कोई काम करने से पहले, तो वो भी शपथ ले रहे हो। बहुत से कंट्रीज़ के लोग असेंबल्ड हुए हैं, आई गेस 140 कंट्रीज से भी ज़्यादा। वहाँ पे इंटरनेशनल फॉरेनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, देन मिनिस्टर्स, आर्मी जनरल्स, पुलिसमैन, सारे prominent type of people have assembled there. They are witnessing the Nelson Mandela's speech and his inauguration. और ये समारोह कहाँ पे हो रहा है? यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रीटोरिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि ये द इनाग्रेशन सेरेमनी कहाँ पे हेल्ड हुआ था। तो आपको लिखना है यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। ये कहाँ पे है? ये प्रीटोरिया में है, जहाँ पे 140 कंट्रीज से भी ज़्यादा या 140 कंट्रीज अराउंड पीपल वहाँ पे अटेंड हुए थे। सारे वीआईपी पीपल थे। मैं आपको एकदम शॉर्ट वे में बता रहा हूँ इसकी समरी, ठीक है। आप बस नोट डाउन करते रहिए मेरे पॉइंट्स जो कि मैं कह रहा हूँ। स्पीच देने का ये तात्पर्य था कि बहुत हो गया ब्रिटिश रूल, बहुत हो गया एग्रेशन, जो भी सफरिंग था वो ख़त्म हो गया। अब एक नया सरकार जन्म लिया है जो कि हर एक इंसान के नीड को समझेगा, ज़रूरतों को समझेगा, फ्रीडम को महत्व देगा, और जैसा होना चाहिए सिंस बर्थ, वॉट एवर द फ्रीडम हैज़ बीन गिवन इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड टिल द फुल लाइफ टाइम। देयर हैज़ टू बी नो बाउंड्री, देयर हैज़ टू बी नो रेस्ट्रिक्शन फॉर बीइंग फ्री। ये एब्सोल्युटली फ्री विल होगा, ठीक है। लॉ अबाइड तो ज़रूर होगा, बट देन इट हैज़ टू बी फुल फ्री। उसके बाद जब ये समारोह हो रहा था, जैसे हम इंडिपेंडेंस डे के दिन देखते हैं डीडी नेशनल में कि कैसे परेड होता है, कैसे टैंक्स जाते हैं और कैसे जो कर्तव्य होते हैं सेना करती है हमारे लिए। ऊपर से क्या क्या इंडिपेंडेंस डे के दिन जेट्स जो हैं वो फ्लाई करके जाते हैं, ठीक है। इंडिया का जो कलर है, ठीक है, वो कलर, इंडिया का जो तिरंगे का जो कलर है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वो जेट्स फ्लाई करके दिखाते हैं, फिर नीचे प्रदर्शन होता है। तो ऐसा ही समारोह जो है यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे वो स्पीच दे रहे हैं। लेखक लिखते हैं कि 100,000 साउथ अफ्रीकन्स वहाँ पे असेंबल हुए हैं, ठीक है, उस समारोह में जहाँ पे ये समारोह हो रहा है। गाना चल रहा है, डांस
हो रहा है, साउथ अफ्रीकन जो भी ट्रेडिशन है, ठीक है, वो सब यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, इसका मतलब ये है कि रेनबो का मतलब क्या होता है, 7 कलर्स होते हैं उसमें। यहाँ पे ये दर्शाता है कि भिन्न भिन्न देशों से भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण व्यक्ति, पर्सनालिटीज़ वहाँ पे असेंबल हुए हैं और वो इन समारोह को, डांसों को, नृत्यों को, जो गीत वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, गाना जो वहाँ पे गाया जा रहा है, इसको देख रहे हैं, इसका मज़ा उठा रहे हैं। जैसे हमारे इंडिपेंडेंस डे में क्या होता है, बाहर के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, यहाँ पे आके जो भी असम नेटिव सॉन्ग है या डांस है, या वेस्ट बंगाल का जो नेटिव डांस है, सॉन्ग है, ठीक है, और फिर पंजाब का जो भांगड़ा है, ठीक है, वो दर्शाते हैं ना, वो हम देख पाते हैं, ठीक है, जब वो कोई परफॉर्मेंस देते हो। तो वैसे यहाँ पे भी जो साउथ अफ्रीका कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ पे जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है, ट्रेडिशनल जो डांस है, जिनके लिए वो प्रसिद्ध हैं, उसको प्रदर्शित यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़ एंड डिग्निटरीज, जहाँ पे नेल्सन मंडेला जी हैं प्रेजेंट, ठीक है, और वहाँ पे उनके साथ उनकी बेटी भी है, जिनका नाम क्या है, जनानी, जिनका नाम क्या है, जनानी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ कौन थी, तो आपको लिखना है जनानी। जो सर्वप्रथम स्पीच देते हैं उनका नाम क्या है, मिस्टर डी क्लर्क। वो कौन है, उनको नियुक्त किया जाता है सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ठीक है, सबसे पहले वो ओथ टेक करते हैं, ठीक है, शपथ लेते हैं। सेकेंड थेम्बिकी, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और तीसरे में आते हैं नेल्सन मंडेला। उनके स्पीच का क्या तात्पर्य है मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया था जो पॉलिसी था एपरिथेट का। एपरिथेट मतलब रेसिज्म के आधार पर किसी को जांच पड़ताल करना, जज करना। एपरिथेट कहाँ पे प्रैक्टिस होता था, साउथ अफ्रीका में। उसके चलते जो भी बाहर के देश थे, विदेश थे, उनके साथ सारे जो संपर्क थे, ठीक है, वो सब कट ऑफ थे, सारे बंद थे। तो इसको एपरिथेट प्रैक्टिस को एबॉलिश करना है और विदेशों से संपर्क दोबारा से री एस्टैब्लिश करना है, स्थापना दोबारा से करना है, ठीक है। ये उनका पहला मुद्दा था, पहला सिद्धांत था। ही थैंक्ड ऑल इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर अटेंडिंग। वे बहुत ही ग्रेटफुल हुए कि विदेशों से भी गेस्ट साउथ अफ्रीका का जो इनॉग्रेशन समारोह है वो देखने के लिए आए हैं। उन्होंने शुक्रिया अदा किया इसके लिए, और वो इस पर भी गौर फरमाए, इम्पोर्टेंस दिए, एम्फेसिस किए कि अब जो है जस्टिस, ठीक है, पीस और ह्यूमन डिग्निटी के द्वारा जो साउथ अफ्रीकन्स है वो अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे, फ्री फ्रॉम सफरिंग। अब यहाँ पे कोई भी सफरिंग नहीं होगा, कोई भी पीड़ित नहीं होगा ब्रिटिश रूल से, जो कि पहले होता था। द सन ऑफ फ्रीडम विल शाइन फॉर एवर। फ्रीडम अब उनसे कोई भी छीन नहीं पाएगा। पहले ब्रिटिश पीपल उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए, अब कोई नहीं कर पाएगा। अब फुल लिबर्टी, फुल फ्रीडम दिया गया है। गॉड ब्लेस अफ्रीका। जब ये स्पीच ख़त्म होता है उसके बाद लेखक ने लिखा है कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स गुजरते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, पुलिस, मिलिट्री, जनरल्स सभी ये सैल्यूट करते हैं न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, नेल्सन मंडेला जी को। पहले यही पुलिस और यही मिलिट्री उनको अरेस्ट करी थी, ठीक है, जेल में डाला था, अत्याचार किया था। जब जेट्स ऊपर से, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजर रहे हैं, तब क्या लीव कर रहे हैं, क्या क्या छोड़ रहे हैं पीछे? पीछे छोड़ रहे हैं धुआं। कैसा धुआं? काला धुआं, लाल धुआं, ग्रीन, हरा धुआं, ब्लू और गोल्ड कलर का धुआं छोड़े जा रहे हैं। ये किसका प्रतीक है? ये फ्लैग की निशानी है, फ्लैग का कलर है। साउथ अफ्रीका का फ्लैग का जो कलर है वो सारे कलर्स जो है प्रदर्शित हो रहे हैं, दिखाया जा रहा है ऊपर से, मतलब जेट फ्लाई कर रहे हैं और ये सारे जो कलर्स हैं सारे छोड़े जा रहे हैं, ठीक है, फ्लैग के कलर्स। और उसके बाद नेशनल एंथम को भी गाया गया, ठीक है, नेशनल एंथम को भी गाया गया, मगर किसी को भी ठीक से मालूम ही नहीं है कि क्या नेशनल एंथम का वर्ड्स है या वर्ड्स है, क्योंकि कभी गाया गया नहीं था इससे पहले। जब हम छोटे थे तब हमको अच्छे से आता नहीं था राष्ट्रगान, अभी तो हमको बहुत अच्छे से आता है। तो ये भी उनके लिए पहला समय था जब वो उतने मैच्योर नहीं थे। उसके बाद एक वर्ड आता है, वो है एंग्लो बोअर वॉर। इसमें क्या होता है? ये एक फाइट होता है, किसके किसके बीच? एक तरफ कौन होता है? ब्रिटिश एम्पायर, और दूसरी तरफ कौन होता है? साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक, साथ ही साथ ऑरेंज फ्री स्टेट। ये किसको इन्फ्लुएंस करता है? जो ब्रिटिश एम्पायर अपना
पैर जमाए बैठा हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसको धकेलने के लिए, उसको उखाड़ने के लिए, ठीक है। और ये लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब ये ख़त्म हो जाता है। इट केम टू एन एंड और राइट्स एंड फ्रीडम, कॉमन फ्रीडम वॉज प्रोवाइडेड इफ ऑल पेट्रॉइट्स वर अलाइव हु सैक्रिफाइस देयर लिव्स। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी पेट्रॉइट्स थे, जैसे हमारे इंडिया में भगत सिंह जी थे, गांधी जी थे, सारे पेट्रॉइट्स थे, अब उनके चलते हमको स्वतंत्रता मिला था। तो वैसे ही वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका में भी क्या थे, कौन थे, पेट्रॉइट्स थे, ठीक है। तो पेट्रॉइट्स के कारण उनको फ्रीडम मिला था। तो यहाँ पे वो जिक्र करते हैं, लिखते हैं कि कौन कौन थे वो, ओलिवर थैम्बो, वाल्टर सिस्टूटू, चीफ लुथाली, यूसुफ डैडो, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सॉबिक्वी, ये सारे जो नाम हैं उनके पेट्रॉइट्स थे जिनके चलते साउथ अफ्रीका को स्वतंत्रता हासिल हुआ था। और कहना है कि साउथ अफ्रीका बहुत ही रिच है सॉइल में, ठीक है। और उससे भी जो गर्व करने की बात है कि जो ये सारे पेट्रॉइट्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, ये थे प्योरेस्ट डायमंड्स। इनको क्या कहा गया है, एकदम प्योर डायमंड, ठीक है। द ब्रेव हु कॉन्क्वर्स द फियर, डर की क्या परिभाषा है, डर का ये परिभाषा है कि हम सबको डर लगता है, मगर डर के ऊपर हम विजय करके कोई कार्य को अंजाम देते हैं, कुछ काम कर जाते हैं, परिभाषा होगा डर का। सिंस बर्थ नन इज टॉट हेट्रेड, बचपन से किसी को भी नहीं सिखाया जाता कि कौन काला है, कौन सफ़ेद है, और उस आधार पर हमें व्यवहार करना है, ऐसा कुछ बचपन से नहीं सिखाया जाता। ये तो हम आसपास में घटित घटनाओं को देख के सीखते हैं कि कैसा माहौल है, और आसपास का जो व्यवहार है हम जो देखते हैं उससे प्रेरित होके, उससे इन्फ्लुएंस होके हमारा जो व्यवहार है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो ऐसा वे लिखते हैं कि मंडेला जी लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि जब प्रिजन में डेज स्पेंड किए थे तो उस समय उन्होंने देखा था कि जो ऑपरेसर्स थे, जो ब्रिटिश पीपल थे, ब्रिटिश गार्ड्स थे, वे आते थे, उनको टॉर्चर करते थे, सफरिंग करवाते थे, प्रताड़ित करते थे। उसके बाद कहीं ना कहीं वे मंडेला के प्रति दया फील करते थे, पिटी फील करते थे कि इतना हम इसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, कि इतना हम इनको सफ़र करवा रहे हैं, इसका क्या मतलब बनता है, ठीक है। ऐसे भी विचार उनके मस्तिष्क में आते थे। फिर है कि ब्रिटिश रूल जब शुरू हुआ था तो उन्होंने कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट किए थे। ऑब्लिगेशन का मतलब है कुछ करना ही करना है, ठीक है, कंपल्सरीली आपको कुछ करवाना हो, ठीक है। तो उनके हिसाब से, ब्रिटिश रूल के हिसाब से बहुत से रेस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है। और उन रेस्ट्रिक्शंसों ने एक साउथ अफ्रीकन का जो भी कॉमन राइट है, जो आम फ़र्ज़ है, उसको स्टॉप कर दिया था। जैसे अगर फैमिली में कोई है, हस्बैंड, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, नो वन कैन परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ऑल सच कैरेक्टर्स। मतलब कि एज ए फादर नो वन कैन प्ले द रोल ऑफ अ फादर, नो वन कैन प्ले अ रोल ऑफ मदर, लेट्स से, नो वन कैन प्ले अ रोल ऑफ brother. There was restriction one after another. For what reason? For only one reason, that they were blacks. वो काले थे, इसलिए जो भी ब्रिटिश रूल उनसे चाहती थी, एक्सपेक्ट करती थी करवाना, उनको वही करना होता था, अपना कोई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं था। जब मंडेला जी जब बॉर्न हुए थे, जब जन्म हुए थे, तब वो फ्री जन्म हुए थे। फ्री मतलब ही डिड नॉट नो अबाउट द outer atmosphere where he was born, but then when he attained boyhood, तब उनको समझ में आने लगा धीरे धीरे कि हकीकत क्या है साउथ अफ्रीका का। रात में वे बाहर नहीं जा सकते थे, कोई आसपास में अपने हिसाब से मैरी नहीं कर सकता था, कोई फैमिली मेंटेन नेचुरली ऐसा होना चाहिए नहीं कर सकता था, हमेशा दबाव किनका, ब्रिटिश पीपल का। सारे ऐसे एक्टिविटीज से ऑब्स्ट्रक्शन था, बेसिक फ्रीडम जो है उनसे छीना गया था। सिंपली इफ आई कैन सम अप, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि उन्होंने फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था। तो एक मॉरल कैरेक्टर थे वो, मतलब एक सिंपल कैरेक्टर थे, सिंपल पर्सन थे।
आम आदमी जैसा। तो फ्राइटेंड मैन टर्न्ड इनटू बोल्ड पर्सन, तो एक थोड़ा बहुत डरने वाला व्यक्ति किस में तब्दील हो गया, एक बोल्ड कैरेक्टर में, मतलब बहुत ही साहसी कैरेक्टर में तब्दील हो गया। फिर जो लॉ को मानता था, ठीक है, तो वो एक क्रिमिनल कैरेक्टर में चेंज हो गया। लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी हैज़ बीन चेंज्ड इनटू अ क्रिमिनल कैरेक्टर, ठीक है। अटॉर्नी का मतलब क्या होता है, लॉयर। जैसे मान लो उन्होंने, मैंने बार बार कहा है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था, तो हमारे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी था, ठीक है। तो मुख्य यहाँ पे कौन कैरेक्टर्स थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, और आपको मालूम ही होगा, आपके बुक में है, हिस्ट्री के बुक में, राउल एक्ट, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर सॉल्ट मार्च, ठीक है, स्वराज पार्टी। ये भी सारे जो एक्ट्स या एक्टिविटीज़ ऐसे हुए थे, ये भी किनके खिलाफ थे, ब्रिटिश पीपल के खिलाफ। और वैसे ही वहाँ पे नेल्सन मंडेला और बाकी जो भी थे वो भी ब्रिटिश पीपल के अगेंस्ट में ये सारे कार्रवाई कर रहे थे। उनको यहाँ पे ऑपरेसर कहा गया है। जब नेल्सन मंडेला जी प्रिजन में थे तो जो गार्ड्स आते थे वो ब्रिटिश पीपल थे, तो वो जब आके उनको टॉर्चर करते थे वो भी नाखुश रहते थे, क्योंकि वो हमेशा प्रताड़ित करते थे, है ना। जो भी आसपास के साउथ अफ्रीकन से उनको सफ़र करवाते थे, विक्टिम अमाइज करते थे, इसीलिए वो खुद भी नाखुश थे, तंग होते रहते थे, दूसरों को भी क्या करते थे, तंग करते रहते थे, ठीक है, दूसरों को भी हमेशा पीड़ा देते रहते थे। तो इसी के साथ ये ख़त्म होता है। इतना सा ही था, मैंने सारी इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बता दी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपको मैं थोड़ा बता दूं, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि अमेरिकन मिनिस्टर थे, वो भी ब्लैक अमेरिकन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी रेसिज्म के खिलाफ अपना आवाज़ उठाया था, ठीक है। ये आपके बुक में ही है, फिर भी मैंने थोड़ा बता दिया आपको। और ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये नेल्सन मंडेला जी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रेफ़र करते हैं अपने 6 बच्चों को, 21 ग्रैंड चिल्ड्रन को और 3 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को, और उसी के साथ सारे अफ्रीकन जो भी हैं, सारे जो अफ्रीकन्स हैं, उन सभी को ये क्या करते हैं, रेफ़र करते हैं। उनका एक इम्पॉर्टेंट कोट भी है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जो आप चेंज देखना चाहते हो इस जग में, तो वो चेंज खुद पहले बनो, उसके बाद दूसरों को प्रेरित करो। और वो थेम्बू ट्राइब से बिलोंग करते थे, थेम्बू, TEMBU। जैसे हमारे इंडिया में ST SC OBC ऐसे होते हैं ना कैटेगराइज, तो वैसे ही यहाँ पे वो भी थेम्बू ट्राइब से बिलोंग करते थे। सारे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझा दिया है। कोई भी डाउट हो कहीं पे भी ज़रूर पूछिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सारे इंक्वायरीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।